हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं इस जो 11th क्लास की आपकी एनसीईआरटी है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर के हमने कार्टून्स सारे डिस्कस कर लिए थे विद डीप एनालिसिस कि भाई वो इमेजेस के थ्रू क्या कन्वे मैसेज करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा इसका एक्सरसाइज का पोर्शन रह गया था वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पोर्शन हम कर लेते हैं कवर आज। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कहता है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई बाकी सारे इसमें जो भी हैं आपके फंक्शंस दे रखे हैं बट कोई एक है जो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो क्या है वो, इट गिव्स अ गारंटी, बेसिकली कहना चाहता है कि इट्स गिव अ गारंटी टू द राइट्स ऑफ सिटीजन। ठीक है ना, तो ये तो फ्रेंड्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमारे को राइट्स दिया, तो ये तो फंक्शन हो गया। हमारे को पहचानना है कौन सा फंक्शन नहीं है। इट मार्क्स आउट डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ पावर फॉर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स कि भाई यूनियन के पास क्या पावर होगी, स्टेट के पास क्या पावर होगी, पंचायत लेवल पर क्या पावर होगी, बिल्कुल डिमार्केशन है इसमें। फिर इट एंश्योर्स दैट गुड पीपल कम टू पावर। तो फ्रेंड्स अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो फ्रेंड्स थर्ड ये नहीं कहता, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं बताया कि जो पावर में आएंगे वो गुड पीपल ही होंगे। ठीक है ना, पावर में तो कोई भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इट गिव्स एक्सप्रेशन टू सम शेयर्ड वैल्यूज़। तो फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं ये भी हमारा फंक्शन हो जाता है। तो हमारा जो इसमें ऑड वन आउट हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड रीजन टू कंक्लूड दैट द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ द पार्लियामेंट। कि भाई आप किसको मानते हैं ऊंचा, कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर एक पार्लियामेंट को। तो हमारे को फ्रेंड्स देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है या पार्लियामेंट की। भाई पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है जबकि पार्लियामेंट को पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। तो कहीं ना कहीं हद तक आपको ये देखना होगा कि कौन सा हायर है। तो वैसे तो हमारे को फ्रेंड्स पता ही है बट फिर भी चलिए हम एक ऑप्शंस के जरिए जान लेते हैं कि ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बिफोर द पार्लियामेंट केम इनटू बीइंग। तो फ्रेंड्स ये तो बात बिल्कुल ठीक है बट हमारे को करना है कोई गुड रीज़न क्या है। तो फ्रेंड्स जो गुड रीज़न होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे पार्लियामेंट से रिलेट करेगा, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर मोर एमिनेंट लीडर्स देन द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसमें भी फ्रेंड्स कुछ कहा नहीं जा सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई हाउ पार्लियामेंट इज टू बी फॉर्म्ड एंड वाट आर इट्स पावर्स। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल बात करेक्ट है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बताता है पावर्स की पार्लियामेंट की क्या होगी और किस तरीके से वो बनाई जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या क्वेश्चन कहता है आपका कि अब हमारे को इसमें आई थिंक कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन आर ट्रू और फॉल्स। हमारे को सही या गलत बताना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन डॉक्यूमेंट्स अबाउट फॉर्मेशन एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब हो गया कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका वो क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है अबाउट कि भाई किसकी फॉर्म, कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म होगी और किसकी पावर में आएगी। तो फ्रेंड ऐसा तो नहीं है, ये रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर वैल्यूज़ वगैरह अधिकार आपको, ये सारी ड्यूटीज़ राइट्स आपको बता रखी हैं। ठीक है ना, फॉर्मेशन और पावर की इसमें कोई बात नहीं करी। फिर दूसरी चीज़ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एंड आर रिक्वायर्ड ओनली इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं है, अगर कोई डेमोक्रेटिक नहीं है, डिक्टेटरशिप है, तो वो भी अपना चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन रख सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट डज नॉट डील्स विद आइडियल्स एंड वैल्यूज़। तो फ्रेंड्स ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि एक ये लीगल डॉक्यूमेंट भी होता है जो डील करता है आइडियल से भी और वैल्यूज़ से भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका अ कॉन्स्टिट्यूशन गिव इस सिटीजन्स अ एक न्यू आइडेंटिटी। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल बात ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे आपको अपने अधिकारों के बारे में, आपकी ड्यूटीज़ के बारे में आपको पता चलता है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस अबाउट द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो बेसिकली क्या कहना चाहता है कि ये जो सारे इन्फ्लुएंसेस हैं वो जो हमने ड्रॉ किए हैं वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। तो बेसिकली एक एक करके पढ़ते हैं और उसको फिर हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिड नॉट रिप्रेजेंट द इंडियन पीपल सिंस इट वाज नॉट इलेक्टेड बाय ऑल सिटीजन्स। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि वो ये कहना चाह रहा है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी बेकार थी। ठीक है ना, क्योंकि उसमें सारे सिटीजन्स तो इलेक्ट हुए नहीं थे उस टाइम पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो पर्सन्स थे वो सारे इलेक्टेड नहीं थे। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स वो पर्सन्स थे, वो एक तरीके से आप उनको स्टॉल वर्ड्स बोल सकते हैं। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों फ्रेंड्स। वो सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे वो एक बहुत ही बड़े
फ्रीडम फाइटर्स हमारे नेशनलिस्ट थे, जैसे जिनमें से हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, डॉक्टर मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये सब मैंने आप लोगों को नाम गिनाए। हाँ, मैंने आपको इसमें एक महात्मा गांधी जी का नाम नहीं गिनवाया। रीज़न है फ्रेंड्स इसका क्यों, क्योंकि वो हमारी संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, ठीक है ना। सिर्फ एक ये वही पर्सन थे जिन्होंने क्या करा, संविधान सभा की मेंबरशिप नहीं ली थी, ठीक है। तो इसका अब हम एक आंसर जान चुके हैं, बी पढ़ लेते हैं। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग डिड नॉट इन्वॉल्व एनी मेजर डिसीजन सिंस देयर वाज अ जनरल कंसेंसस अमंग द लीडर्स एट दैट टाइम अबाउट इट्स बेसिक फ्रेमवर्क। अब वो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया उसमें कोई मेजर डिसीजन तो लिया ही नहीं गया, ठीक है ना। अब ये कुछ आपका कुछ हद तक कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स उस टाइम पर हमारा जो मेन पर्पस था, हमारी कंट्री को आज़ाद करवाना था और एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार कर लेना था कि भाई अब जो भी स्पेसिफिक चीज़ें होंगी वो हम बाद में ऐड ऑन कर लेंगे, बट अभी हमारे पास एक जो बेसिक मूलभूत ढांचा है वो बन जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स करेक्ट। तीसरा पढ़ लेते हैं। दिस देर वाज लिटिल ओरिजिनलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मच ऑफ इट वाज बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज। वो कह रहे हैं कि भाई इसमें आपने ओरिजिनलिटी तो बहुत ही कम रखी थी, बाकी हमने चीज़ें बोरिंग भी करी थी। तो फ्रेंड्स ये भी आपका कुछ हद तक ठीक बात है। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने काफ़ी जगहों से, मैंने आपको दिखाया भी था जब हमने कार्टून सारे डिस्कस किए थे, कि हमने आयरिश से, हमने यूएसए से, हमने डिफरेंट डिफरेंट कैनेडियन से, हमने बहुत सारी चीज़ें बोरो करी थी। तो कुछ कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं, बट क्योंकि जिससे हम इसको एक गुड और वर्केबल कंडीशंस में ला सकते हैं एट प्रेजेंट मोमेंट में। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं गिव टू एग्जांपल्स ईच टू सपोर्ट द फॉलोइंग कंक्लूजंस अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है वो, कि भाई आई थिंक हाँ हमारा वो कंप्लीट हो गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें वो कहना चाहता है कि आप हमारे को बताइए हर एक पॉइंट के हिसाब से, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय क्रेडिबल लीडर्स हु कमांडेड पीपल्स रिस्पेक्ट। तो फ्रेंड्स कहीं हद तक अगर आप ये देखी जाए तो बात बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि मैंने आपको लीडर्स जैसे नाम बताया, राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी, बी आर अम्बेडकर जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आज़ाद जी। तो ये सब क्या थे फ्रेंड्स, हमारी संविधान सभा के मेंबर्स थे और ये बहुत ही रिनोड पर्सन थे, ठीक है ना। इसमें से ही कुछ आपके प्रधानमंत्री बने थे, कुछ आपके राष्ट्रपति बने थे, ठीक है ना, और कुछ आपके जो एडुकेशन के मिनिस्टर्स बने थे, कुछ आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी बने थे, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर इन सच अ वे एज टू मेक इट डिफिकल्ट टू सबवर्ट इट। मतलब अब उनका क्या कहने का मतलब कि भाई देखिए आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से, देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था वो क्या करने के लिए करा था, जिससे एक बैलेंस हो थ्री ऑर्गन्स की जो पावर है उनके बीच में। जो थ्री ऑर्गन्स थे वो कौन कौन से थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। उनको आप डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस भी हम कर कर चलेंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं इक्वल की बात इसमें करी गई थी, ठीक है ना, जिससे कोई भी उस पावर को सबवर्ट ना कर सके, ठीक है ना, ना तो वो किसी की पावर को डिसरप्ट कर सके, ना ही उसकी पावर को वो छीन सके, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लोकस ऑफ पीपल होप्स एंड एस्पिरेशंस। तो कहीं ना कहीं हद तक बात फ्रेंड्स ये बिल्कुल बात ठीक है कि भाई जो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक तरीके से फ्रेंड्स पास हुई थी उसमें यही बोला गया था कि भाई जो भी एस्पिरेशंस हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं हमारे सिटीजन्स की, उनको हमारे को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना, और जितना भी ज़्यादा सा हो सकेगा हमारे को वेलफेयर्स करना है पब्लिक का। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, वाई इज इट नेसेसरी फॉर अ कंट्री टू हैव अ क्लियर डिमार्केशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ सच डिमार्केशन। मतलब ये कहना चाह रहे हैं फ्रेंड्स कि देखिए अगर क्लियर डिमार्केशन ना हो तो उससे क्या दिक्कत आ जाएगी। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक ऑर्गन्स के पास डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हैं, ठीक है ना, तो अगर उसका डिमार्केशन ना हो तो उससे क्या परेशानी आपको आ सकती है। फ्रेंड्स देखिए कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि हमने एक ही अथॉरिटी को पावर दी थी तो कहीं ना कहीं वो मोनोपोली के एक्सरसाइज कर सकता है अपनी, ठीक है ना, वो चाहेगा कि दूसरी पावर्स भी मेरे पास आ जाएं सारी, तो कहीं ना कहीं वो डिक्टेटरशिप की पोजीशन में आ जाता है। पर अगर आप कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को पावर दे देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे पर हम क्या कर सकते हैं, चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ये बोला भी जाता है फ्रेंड्स प्रिंसिपल, आप लिख सकते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस, ठीक है ना, चेक एंड बैलेंस इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या आती है फ्रेंड्स कि देखिए जब आपको डिसीजंस लेने होते हैं सोसाइटी में तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं दूसरी बॉडी का भी रोल होता है प्ले करने का। हर जगह आप यूनिटरी तरीके से रोल प्ले नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही सारी बातें हैं फ्रेंड्स। और जब अगर आप यूनिटरी पावर रखेंगे तो फिर फेडरल जो हमारा कंट्री का स्ट्रक्चर है उसका मतलब ही कुछ नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम ये पावर्स का जो डिमार्केशन करते हैं, ठीक है ना।
चलिए, why is it necessary for a constitution to place limitations on the rulers? Can there be constitution that gives no power at all to the citizens? तो मतलब क्या हुआ इनका कहने का कि भैया हम लोग जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी सारी लिमिटेशंस भी हमने डाल रखी हैं रूलर्स के लिए, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव्स नो पावर एट ऑल टू द सिटीजन्स, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स दे ही ना है एक तरीके से सिटीजन्स को। फ्रेंड देखिए ऐसा नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स भी दिए जाते हैं और ड्यूटीज़ भी दी जाती हैं। अगर अधिकार भी दिए गए हैं तो उसमें लिमिटेशंस भी लगाई गई हैं कि जिससे उसका आप ओवर यूज़ या फिर मिसयूज़ ना करें, ठीक है ना। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको बेसिक राइट्स की बात करी गई कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आपके पास, फ्रीडम है, ठीक है ना। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको दिया हुआ है, बट उनकी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आपकी लिमिटेशंस हैं। अगर आपने डिटेल में डिस्कस किया होगा तो फ्रेंड्स जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब अगर कभी नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो कुछ आपके जो राइट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विड्रॉ कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की प्रोविज़न फ्रेंड्स सब तरीके की बनाई जाती है। अब नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, तो फ्रेंड्स ये आप बिल्कुल लार्जर जब क्लासेस में पहुंच जाएंगे या फिर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जब आप ये डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको पढ़ाई मिल सकती है करने के लिए। फिर दूसरी बात क्या आती है कि भाई मान लीजिए कोई भी कंट्री है, ठीक है ना। तो अगर आपको कंट्री को डेमोक्रेटिकली कहीं ना कहीं रूल करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेंड्स महत्व देना पड़ेगा। बिना उसके आपकी जो डेमोक्रेसी का पिलर है, फाउंडेशन है एक तरीके से, वो खड़ा नहीं रह सकता, वो टिक नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड व्हेन द यूएस ऑक्यूपेशन आर्मी वाज स्टिल इन कंट्रोल ऑफ जापान आफ्टर इट्स डिफीट इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो फ्रेंड्स क्या हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो एक तरीके से जापान ने सरेंडर कर दिया था, ठीक है ना। जब उसके नागासाकी वगैरह पे जो हमने यूएस ने नागासाकी पे बॉम्ब्स गिराए थे, ठीक है ना। तो बेसिकली अब क्या हुआ था, जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट हैव हैड एनी प्रोविजन दैट द यूएस गवर्नमेंट डिड नॉट लाइक। फिर क्या हुआ, जब जापान का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके अंदर ऐसी कोई भी प्रोविज़न नहीं है जो यूएस गवर्नमेंट को अच्छी ना लगती हो, ठीक है जी। तो बोला गया डू यू सी एनी प्रॉब्लम इन दिस वे ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इन विच वे वाज द इंडियन एक्सपीरियंस डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो आपको लगता है क्या कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ठीक से बना है, और अगर ठीक से नहीं बना तो क्या वो इंडिया से क्यों, किस तरीके से वो डिफ़र करता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी वो 1939 से 1945 तक चली थी, ठीक है ना। उसके बाद जापान ने क्या किया था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, ठीक है ना। और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक तरीके का कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट था, ठीक है ना, जो कि इंटरेस्ट ऑफ रूलर को एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था। अब आप लगा लीजिए कि फ्रेंड्स जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अगर आप उसको कंपेयर करेंगे कहीं ना कहीं, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हमारा तो भाई पहले अनडिवाइडेड इंडिया से एक तरीके से हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनना शुरू हुआ था। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स 1946 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ और 1947 में हमारा कंट्री जो है आज़ाद हुई, और 1950 में हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि अनडिवाइडेड इंडिया से शुरू हुआ और डिवाइडेड इंडिया पर ये हमारा एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स हुआ, ठीक है ना। अनडिवाइडेड इंडिया में बनाया हमने और डिवाइडेड इंडिया में इसको लागू किया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों ने वो सारी चीज़ें, वैल्यूज़ को, डिग्निटी को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, फ्रीडम्स को, राइट्स को, ड्यूटीज़ को, सब चीज़ों को शामिल कर कर चला, और उस चीज़ को ही लेकर हमने पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से आप कह सकते हैं कि भैया डिफरेंट है, और आप इसको बस ये मत कहिएगा कि बस ये जो रूल्स है, रेगुलेशंस का मकड़ी जाल है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जो भी आपकी कंट्री है, जो भी हमारी ये कंट्री है, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर ही रूल कर रही है, ठीक है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है, कहता है रजत आस्क्ड द हिज टीचर दिस क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ 50 ईयर ओल्ड एंड देयर फॉर आउटडेटेड बुक, ठीक है ना। मतलब इसमें फ्रेंड्स 50 दे रखा है बट ऑलमोस्ट 70 ईयर्स हो ही गए हैं, आपको जानते ही हैं 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ और आज 2021 चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि मोर देन 70 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। पर ठीक है, हम इसको मान लेते हैं, नो वन टुक माई कंसेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग। अब रजत जी कह रहे हैं कि भैया अब तो ये पुरानी किताब बन गई है, ना तो मुझसे कॉन्सेंट लिया था इनको इम्प्लीमेंट करने का, इट इज़ अ रिटन इन सच अ टफ लैंग्वेज, और एक तो इसकी लैंग्वेज इतनी टफ है कि मैं उसको समझ नहीं पाता। तो कहता टेल मी वाई शुड आई ओबे दिस डॉक्यूमेंट, तो मैं इसकी क्यों इज्जत करूँ, मैं इसको क्यों मानूँ। तो इफ़ यू वर द टीचर, मान लीजिए फ्रेंड्स मैं आपका टीचर हूँ इस चीज़ के रिस्पेक्ट में, तो मैं आपको क्या सलाह दूंगा और मैं आपको रजत जी को मैं क्या समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स रजत जी को तो बहुत प्यार से समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी इनके अंदर थोड़ा सा बचपना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि अभी तक वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो अहमियत है वो इस बुक का वो नहीं जान पाए हैं कि भाई
इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने कितना फ्लेक्सिबल भी बनाया है और कितना रिजिड भी बनाया है। और आप अगर कह रहे हैं फ्रेंड्स कि ये कोई पुरानी किताब हो गई, तो ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा फ्रेंड्स। इस किताब को आज भी 108 से ज़्यादा बार अमेंड कर दिया जा चुका है। और जब इसको इतनी बार अमेंड किया जा सकता है तो, और ये मैंने आपको पहले भी हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। तो लिविंग डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है कि भैया ये आज भी जीवित है, आज भी हम इसको मॉडिफाई करते रहते हैं टाइम टू टाइम एज पर द सर्कमस्टांसिस ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। अब आप फ्रेंड्स देखते हैं 2017 में हमने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया 17 में, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया करना पड़ा, क्योंकि हमारे को स्टेट्स की पावर चाहिए थी और बहुत सारी चीज़ों का हमारे को अमेंडमेंट्स करना पड़ा था। तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं, तो अगर हमारे रजत जी का ये कहना है कि भैया ये तो सिर्फ पुराना डॉक्यूमेंट हो गया, तो फ्रेंड्स ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। हाँ फ्रेंड्स, ये मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज टफ है। रीज़न क्या है फ्रेंड्स, जब जो उस वक्त के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सारे मेंबर्स थे वो ज़्यादातर एडवोकेट्स थे, लॉयर्स थे, ठीक है ना। तो वो अपनी परफेक्ट एक तरीके से लॉ की लैंग्वेज यूज़ करते थे, उसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा ये मुश्किल लग सकता है। बट फ्रेंड्स, जैसे अगर मान लीजिए मैं टीचर हूँ आपका, या फिर आप लोग के जो स्कूल्स में टीचर्स हैं, या जिससे भी आप लोग अपने पढ़ते हैं, पेरेंट्स से, टीचर से, अपने ग्रैंडफादर से, मदर से, तो फ्रेंड्स उससे क्या होता है, आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी हो जाती है, ठीक है ना। और जो आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें भी आपको ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। हो सकता है कि आपसे कहीं इंटरव्यू में ही इस तरीके की बातें पूछ लें, तो आपको अगर इसका आंसर आता होगा तो आप अच्छे से उनको काउंटर कर सकते हैं और उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस, एडवांटेज और बेनिफिट्स एक तरीके से आप बताकर चल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब होप सो फ्रेंड्स आप ये सब अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, और जो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उल्टा बोलता हुआ इस तरीके से मिल जाएगा तो आप उसको समझाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए, मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू इस तरीके से ट्रेन कर रहा हूँ, तो अब आपको इस वीडियो को या तो आप शेयर कर दीजिए, या फिर आप अपने जो थॉट्स हैं, जो व्यूज़ हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके अपनी नॉलेज भी शेयर कीजिए, जिससे, क्योंकि फ्रेंड्स नॉलेज अगर आप शेयर करेंगे तो आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए, in a discussion on the experience of the working of our constitution, 3 speakers took 3 different positions. अब फ्रेंड्स क्या है, हमारे पास 3 स्पीकर्स हैं, एक तरीके से 3 पर्सन के व्यूज़ हैं, हरबंस, नेहा और नजीमा। हरबंस क्या कहता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सक्सेडेड इन गिविंग अस अ फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है जी। फिर दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है नेहा जी, द कॉन्स्टिट्यूशन मेड सोलेम प्रोमिसेस ऑफ इंश्योरिंग लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सिंस हैज दिस हैज़ नॉट happened, the constitution has failed. नजीमा क्या कहती हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फेल्ड अस, वी हैव फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। डू यू एग्री विद एनी ऑफ दिस पोजीशन, इफ़ येस वाई, इफ़ नॉट वाई, व्हाट इज़ योर पोजीशन। तो फ्रेंड्स, हम एक एक करके पर्सन को लेकर चलते हैं एंड देन उनके बारे में सब कुछ ये डिस्कस करेंगे कि भाई वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो उनके पीछे उनका क्या थॉट प्रोसेस है, अगर वो सही नहीं सोच रहे तो उनको क्या सही सोचना चाहिए, हम लोग ये सब चीज़ें डिस्कस करके चलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या आ जाता है आपका, हरबंस जी कह रहे हैं कि भाई, तो जो हरबन का फ्रेंड्स एक तरीके से मतलब मैं इंप्रेशन कह सकता हूँ कि भाई वो क्या कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना, जो कि कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल वैल्यू है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये उनकी बात बिल्कुल हम इस बात से एग्री करेंगे कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाने के लिए बोलता है कि भैया यहाँ पर प्रेसिडेंट होगा और प्राइम मिनिस्टर होगा, जो कि अब फिर प्राइम मिनिस्टर जो होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करेगा, और प्रेसिडेंट जो होगा काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की बात, एडवाइस पर काम करेगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली बोला हुआ है, ठीक है ना। कहीं प्रेसिडेंट हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैं, बट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं। फिर डिफरेंट जो बॉडीज़ हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जुडिशरी बॉडी, सबका अपना अपना रोल है, ठीक है ना। आपके लिबर्टी को, आपके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना, आपके फंडामेंटल राइट को इंश्योर करना कि उनको कोई वायलेट ना करे, ठीक है ना, आपको एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनाकर देना, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी हमारी डेमोक्रेटिक के बारे में बात आ जाती है, ओके। चलिए, अब नेहा जी क्या कह रही हैं फ्रेंड्स, कि नेहा जी कह रही हैं कि भाई लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, बट उन्होंने कहा कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेल कर गया। तो क्या उनका ये कहना ठीक है? तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं फ्रेंड देखिए, जब अगर आप, मैंने आपको बताया था, अगर आप मनी या मसल पावर का यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में, तो हमारी जो
जो राइट्स है या जो अधिकार जिसको हमने बोला लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, तो फ्रेंड कहीं ना कहीं इस पे चोट आएगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी, और जुडिशरी तो रोल फ्रेंड्स इसमें क्रूशल रोल प्ले करता है कि वो इस सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता है एंड देन टेक अ इमीडिएट एंड फॉरमोस्ट डिसीजन, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मैं मानता भी हूँ नेहा जी की बात से कि कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के गोल भी हैं टू द सर्टेन एक्सटेंट हम उसको अचीव नहीं भी कर पाए हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से ही फेल हो गया है, ठीक है ना। चलिए फिर नाजीमा की बात कर लेते हैं। नाजीमा जी कह रही है कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फेल्ड अस, बट हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को फेल कर दिया है, ठीक है ना। तो अब आपको नाजीमा जी की बात से क्या लगता है फ्रेंड, देखिए अगर हम बात करें फ्रेंड्स, अगर हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उसको ऑनेस्टली अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो फ्रेंड्स अब कॉन्स्टिट्यूशन का तो इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम लोगों की ही जिम्मेदारी है कि उसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, ठीक है ना। दूसरे के फंडामेंटल राइट्स का अगर अगर हम अपना फ्रीडम का अधिकार अपनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारे को दूसरे की भी फ्रीडम को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बिना आप जो भी एक तरीके से कहते हैं जस्टिस जिसे कहते हैं वो जस्टिस आपको अचीव नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स कहते हैं इक्वलिटी की बात करते हैं कि जैसे भाई इक्वलिटी का आपको अधिकार दिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जो भी मैन हैं और वीमेन हैं वो क्या है, बराबर हैं, ठीक है ना। तो अब जब वो बराबर है तो आपको उसमें किसी भी तरीके का ऊंच नीच के बारे में आपको नहीं सोचकर चलना है, ठीक है ना। और फिर अगर आप सोसाइटी की बात करते हैं, आप इकोनॉमिक की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना है कि भाई वहाँ के लोग जो हैं अच्छे से एजुकेशन लें, उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, ठीक है ना। तभी हमारा फ्रेंड्स ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक तरीके से आप इसे कह सकते हो एक थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंट है उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेल कर रहा है तो फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन फेल नहीं कर रहा, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फेल कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे थॉट्स थे, होप सो आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी लगी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोगों ने ये पूरा कंप्लीट कर लिया आपका चैप्टर 1 जो कि था कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। अब हम जो है इसका सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे इन डिटेल में इसी तरीके से कि आपको किस किस तरीके के अधिकार दिए गए हैं हमारे इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, नॉलेज को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आपको गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।